26 अगस्त 1994, सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स। सुबह सुबह दो एफबीआई एजेंट सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर तेज गाड़ी चला रहे थे। उसी समय एक रशियन महिला एक लोकल बैंक से करीब $5 लाख निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैशियर उसे कुछ मिनट रुकने के लिए कह रहा था। पर यह महिला कोई आम इंसान नहीं थी। वो रशियन माफिया का हिस्सा थी और अमेरिकन सिटी बैंक को लूटने के प्लान का आखिरी प्यादा। एफबीआई, जो महीनों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए समय कम होता जा रहा था। जैसे ही महिला बैंक से निकलने वाली थी, एजेंट अंदर घुसे और उसे जमीन पर लेटने का हुक्म दिया। उसी वक्त इजराइल में नकली आईडी वाले एक आदमी को भी इतने ही पैसे निकालने की कोशिश में पकड़ा गया। किसी वजह से दुनिया भर में लोग हर कुछ हफ्तों में लाखों डॉलर निकालने की कोशिश कर रहे थे और ये सारा पैसा सीधा सिटी बैंक से आ रहा था। लेकिन एक ट्विस्ट था, ये काम सिटी बैंक नहीं करवा रहा था, बल्कि एक सीक्रेट हैकर था जो बैंक से करोड़ों रुपए चुराने वाला था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी तलाश शुरू हुई। रशियन माफिया के खेल सामने आए और एक ऐसा राज खुल गया जिसका आज तक कोई हल नहीं मिला। ये है सिटी बैंक हैक की दीवानगी भरी कहानी। दुनिया की पहली साइबर डकैती। दिसंबर 1993, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। देर रात एक रशियन हैकर, जिसका नाम सिर्फ अर्कोनॉइड पता था, एक नई मैगजीन फ्रैक का 42वां अंक पढ़ रहा था। फ्रैक हैकर्स के लिए एक ऑनलाइन मैगजीन थी जिसमें हैकिंग और कंप्यूटर से जुड़े दूसरे कामों के नए तरीकों पर बात होती थी। पर 42वें अंक में सिर्फ नए तरीके ही नहीं थे, बल्कि उसमें X25 नेटवर्क से जुड़े सैकड़ों एड्रेस की लिस्ट भी थी। देखिए, आज भले ही इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है, X25 पहले सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था और बड़ी बड़ी कंपनियां स्प्रिंट नेटवर्क समेत कई नेटवर्क से जुड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करती थीं। सीधे शब्दों में कहें तो स्प्रिंट नेटवर्क से कंपनियां बहुत तेजी से दूर दूर तक डेटा भेज सकती थीं। फ्रैक मैगजीन में कई कंपनियों के नाम थे, लेकिन एक नाम सबसे अलग था, सिटी बैंक। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक का नाम पूरी जानकारी के साथ था। अजीब बात यह थी कि इसमें बाकी कंपनियों की तरह कोई पता नहीं लिखा था। इससे अर्कोनॉइड की उत्सुकता बढ़ गई और उसने सिटी बैंक के सिस्टम में घुसने के लिए अपने एक दोस्त से मदद मांगी। जब अर्कोनॉइड और उसका दोस्त सिटी बैंक के नेटवर्क में घूम रहे थे, तो उन्हें एक और हैकर मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि उसने भी नई फ्रैक मैगजीन पढ़ी थी। अर्कोनॉइड के अपने ब्लॉग के मुताबिक सिटी बैंक के नॉर्मल नेटवर्क में सभी को आने की इजाजत थी, और तो और सिटी बैंक के नेटवर्क पर बातचीत भी हो सकती थी। इसीलिए अर्कोनॉइड, उसका दोस्त, नया हैकर और कुछ और लोग जो उन्हें सिटी बैंक के नेटवर्क में मिले, उन्होंने सीक्रेट ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। उनका मकसद था जरूरी डेटा और अहम पॉइंट्स ढूंढना, और उन्हें वो मिल भी गया। टीम को ऐसे ईमेल मिले जिनमें बैंक के पैसे ट्रांसफर करने वाले सिस्टम के पासवर्ड थे। अब उनके पास पैसा बनाने वाली मशीन थी, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि सारा काम बेकार चला जाए, बस एक आदमी को छोड़कर। अर्कोनॉइड की टीम में शामिल एक बंदा ये कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो सीधा अपने अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकता। उसने कुछ लोगों से मदद मांगी, पर सिर्फ एक आदमी राजी हुआ। 1994 की शुरुआत, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। देर रात वो हैकर मिस्टर लेवन से मिला। लेवन, जो खुद भी प्रोग्रामिंग जानता था, इस जानकारी में बहुत दिलचस्पी रखता था, लेकिन हैकर के साथ काम करने के बजाय वो खुद ये सब करना चाहता था। हैकर ने लेवन को सिर्फ $100 में ये जानकारी बेच दी। पैसे मिलने के बाद उन्होंने पूरी बात पर चर्चा की। हैकर ने स्प्रिंट नेटवर्क, कनेक्शन के लिए जरूरी टर्मिनल और हर जगह के पासवर्ड के बारे में बताया। अगले दिन लेवन ने हैकर के बताए तरीके से बैंक के नेटवर्क में घुसना शुरू किया। कुछ घंटों बाद उसे वो मिल गया, पैसा ट्रांसफर करने वाला टर्मिनल। लेवन नेटवर्क पर नजर रखता रहा कि सिटी बैंक के लोग क्या कर रहे हैं, और जैसे ही काम खत्म हुआ, उसने खुद सिस्टम में बैंक के पासवर्ड डालकर देखे और सब कुछ काम कर गया।
यानी जानकारी बिल्कुल सही थी। लेवन जानता था कि वो सीधा अपने बैंक में पैसे नहीं भेज सकता, इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया जिससे उस पर शक ना आए। लेवन प्रोग्रामर होने के साथ साथ टैम्बोव गैंग नाम के एक खतरनाक गैंग से जुड़ा था जो जबरन वसूली और तस्करी के लिए बदनाम था। उसने अपने एक दोस्त को बताया कि उसके पास ढेर सारा पैसा कमाने का प्लान है, बस किसी को एक नया बैंक अकाउंट खोलना है और अगले दिन पैसे निकाल लेने हैं बिना किसी झंझट के। 15 जुलाई 1994, लैपनरंटा, फिनलैंड। लेवन के दोस्त ने उसे फोन करके बताया कि वो पैसे निकालने के लिए तैयार है। लेवन ने अपना सिस्टम चालू किया और जब सिटी बैंक के लोग सो रहे थे, उसने $3,84,000 एक उरुग्वायन कंपनी के अकाउंट से अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेवन ने अपने दोस्त को फोन करके बताया कि सब ठीक रहा और अब उसकी बारी है। लेवन के दोस्त को कुछ पता नहीं था कि असल में हो क्या रहा है। वो बैंक गया और पैसे मांगे। कैशियर को इतने सारे पैसे देखकर शक हुआ। वो मैनेजर से बात करने चला गया, पर कुछ देर बाद पैसे लेकर वापस आ गया। लेवन के दोस्त ने रसीद पर दस्तखत किए, पैसे लिए और हजारों डॉलर से भरा बैग लेकर बैंक से निकल गया। लेवन और उसके दोस्त ने मिलकर बिना किसी लड़ाई झगड़े के पलक झपकते ही करीब $5 लाख चुरा लिए थे। ये एक परफेक्ट डकैती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद यूरुग्वायन कंपनी सिटी बैंक को पैसे गायब होने की खबर दे देगी। बैंक को फौरन पता चल गया कि धोखाधड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, पर उन्होंने तुरंत FBI को बताया और 1990 के दशक की सबसे बड़ी तलाशी शुरू हो गई। जुलाई के आखिर में 1994, न्यूयॉर्क सिटी, US। डकैती की खबर के कुछ दिन बाद सिटी बैंक की सिक्योरिटी टीम और कुछ FBI एजेंट एक साथ आए। उनका मकसद था चोर को पकड़ना और आगे ऐसी कोई घटना न होने देना। मानना था कि चोर अब भी नेटवर्क में है, इसलिए उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखनी थी, काम के घंटों के बाद भी। एक बात पक्की थी, चोर फिर वार करेगा और तब टीम तैयार रहेगी। उन्होंने तय किया कि अगली बार चोर को पैसे ट्रांसफर करने देंगे और उस पर नजर रखेंगे। इस तरह FBI उस बैंक पर नजर रख सकेगा जहां पैसे जाएंगे और पैसे निकालने वाले को पकड़ लेगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिन बाद एक और फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ। जुलाई आखिर 1994, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। सुबह सुबह टैम्बोव गैंग का एक मेंबर अर्जेंटीना पहुंचा। वहां उसने एक बैंक में नया अकाउंट खोला। फिर उसने लेवन को फोन करके अकाउंट की जानकारी दी। लेवन ने फिर लाखों डॉलर का एक और ट्रांजैक्शन किया। इस बार सिटी बैंक को तुरंत पता चल गया और उन्होंने अर्जेंटीना के बैंक और FBI को बताया, जिन्होंने अर्जेंटीना पुलिस को खबर कर दी। जब FBI अर्जेंटीना पुलिस से बात कर रहा था, लेवन का साथी बैंक में पैसे निकालने गया। कैशियर ने कहा कि अकाउंट में थोड़ी प्रॉब्लम है और उसे रुकना होगा। लेवन के दोस्त को शक हुआ। जब वो सोच ही रहा था कि क्या करे, अर्जेंटीना पुलिस बैंक पहुंच गई, पर वो भाग गया और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। उसने लेवन को बताया कि प्लान फेल हो गया। लेवन को समझ आ गया कि उसका भंडाफोड़ हो गया है। अब उसे और होशियारी से काम लेना था। अगस्त के बीच में 1994, तेल अवीव, इजराइल। यह है एलेक्सियोस पालिडास, एक ग्रीक आदमी जो कुछ दिन पहले रूस से इजराइल आया था। उसने कहा कि वो टूरिस्ट है, लेकिन घूमने की बजाय वो बैंकों में नए अकाउंट खुलवा रहा था। उसी समय कैटरीना कोरोवा भी सैन फ्रांसिस्को में यही कर रही थी। दोनों रूस से थे, लेकिन उनका कोई कनेक्शन नहीं था, सिवाय इसके कि दोनों नए अकाउंट खुलवा रहे थे। ये सिलसिला 26 अगस्त तक चला। इस दिन सिटी बैंक से 2 बड़े ट्रांजैक्शन हुए, एक इजराइल और एक सैन फ्रांसिस्को के बैंक में। कैटरीना सैन फ्रांसिस्को के बैंक में पैसे निकालने गई, पर उसे रुकने को कहा गया। सिटी बैंक ने बैंकों को पहले ही बता दिया था और वो FBI के आने का इंतजार कर रहे थे। इस बार लेवन का साथी नहीं भागा। वो वहीं रुकी रही और FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस केस में ये पहली गिरफ्तारी थी। इजराइल में पैसे अभी तक नहीं निकाले गए थे क्योंकि वहां टाइम का फर्क था। जब बैंक खुला तो इजराइल की पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। कुछ ही देर में एलेक्सियोस पालिडास बैंक में आया
और ढेर सारे पैसे निकालने को कहा। शायद उसे पुलिस दिख गई, वो भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि वो ग्रीक की बजाय रशियन में गालियां दे रहा था। पता चला कि वो ग्रीक नहीं था, उसकी पूरी पहचान झूठी थी। असल में वो रूस का था। उसका नाम एलेक्सी लैशमैन था। इजराइल पुलिस ने एफबीआई को बताया, जिनके पास अब 2 लोग पकड़े जा चुके थे और अब सच्चाई सामने आने वाली थी। सितंबर की शुरुआत 1994, न्यूयॉर्क। एफबीआई ने कैटरीना कोरोवा से पूछताछ शुरू की। स्टीव नाम के एजेंट ने उससे बात की। कैटरीना ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वो किस में फंस गई है। उसने बताया कि वो अकेले नहीं आई थी, उसका पति एवन भी उसके साथ आया था, लेकिन वो किसी काम से चला गया और फोन पर पैसे निकालने को कहा। स्टीव के लिए अच्छी बात यह थी कि कैटरीना अपने पति पर बहुत गुस्सा थी और उसने एफबीआई की मदद करने की हामी भर दी। स्टीव ने पूछा कि क्या वो येवन को भी एफबीआई से बात करने के लिए मना सकती है। कैटरीना मान गई। पति पत्नी में इतनी बहस हुई कि येवन ने एफबीआई को मास्टरमाइंड का नाम बता दिया, व्लादिमीर लेवन। कुछ घंटों बाद तीनों की बात हुई और लेवन ने सब कुछ कबूल कर लिया। ये एफबीआई के लिए एक और बड़ी कामयाबी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। येवन ने सबको धोखा दे दिया था और अगर टेम्बोव गैंग को पता चलता तो उसकी जान को खतरा था। सितंबर की शुरुआत 1994, जेएफके एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क। येवन, जो अब एफबीआई के साथ काम करने को तैयार हो गया था, जेएफके एयरपोर्ट पहुंचा, पर 2 अजीब वजहों से उसे अमेरिका में आने नहीं दिया गया। स्टीव, जो उसका इंतजार कर रहा था, ने देखा कि येवन इमिग्रेशन वालों से बहस कर रहा है। स्टीव गया तो पता चला कि येवन अपनी बेटी के साथ आया था और दोनों के पास वीजा नहीं था। इमिग्रेशन वाले उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहते थे। स्टीव और इमिग्रेशन वालों में बहस होने लगी। तभी स्टीव को पता चला कि वो जिससे बहस कर रहा है वो उसका बचपन का दोस्त है। ये एक अजीब इत्तेफाक था। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और येवन और उसकी बेटी को अंदर आने दिया गया। ये अविश्वसनीय लगता है, पर स्टीव के एक इंटरव्यू में उसने यही कहा था। स्टीव ने येवन और उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया। माता पिता को जेल जाना पड़ा और उनकी बेटी एफबीआई ऑफिस में रही। एफबीआई ने जल्दी ही कैटरीना को जेल से बाहर निकाला, उनके लिए घर का इंतजाम किया और बेटी का स्कूल में एडमिशन भी करवाया। जब स्टीव और एफबीआई इस सब में लगे थे, लेवन पर टेम्बोव गैंग का दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने लेवन को अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसफर करने पर मजबूर कर दिया। 13 सितंबर 1994, रॉटरडैम, नेदरलैंड्स। सुबह 9 बजे रॉटरडैम के एक बैंक में $15 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। तुरंत एफबीआई का फोन आया। उन्होंने कहा कि कोई जल्द ही पैसे निकालने आएगा और बैंक को पैसे नहीं देने हैं। कुछ देर बाद एक लंबा आदमी बैंक में आया और पैसे निकालने को कहा, लेकिन उसके कहने के तुरंत बाद डच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेवन का प्लान फिर फेल हो गया, लेकिन इस बार मामला बड़ा था। टेम्बोव गैंग तंग आ गया और उसने लेवन को सबक सिखाने का फैसला किया। लेवन मुसीबत में फंस गया। पुलिस और माफिया दोनों उसके पीछे थे, लेकिन उसे और भी बड़ी मुसीबत का पता नहीं था। रूस की पुलिस, जो टेम्बोव गैंग के पीछे थी, न लेवन की बातचीत सुन ली थी और अब वो भी उसे ढूंढ रहे थे। 1 साल तक सिटी बैंक से पैसे चुराने के बाद लेवन बुरी तरह फंस गया। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। 3 मार्च 1995, स्टैनस्टेड एयरपोर्ट, लंदन, यूके। लेवन रूस से लंदन के लिए फ्लाइट में था। वो अपनी माँ के एक पुराने दोस्त के पास जा रहा था, जो उसे तब तक छुपाकर रखने वाला था जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। पर लेवन को नहीं पता था कि रूस की पुलिस को उसकी फ्लाइट के बारे में पता चल गया था। उन्होंने एफबीआई को बताया, जिन्होंने यूके पुलिस को खबर कर दी। दोपहर को लेवन लंदन पहुंचा। उसके पास चुराए हुए $4 लाख में से कुछ भी नहीं बचा था। वो नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो प्लेन से उतरा, यूके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी समय स्टीव और एफबीआई एजेंट रूस जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लेवन के कंप्यूटर के बारे में पता चला था।
लेवन सैटर्न एसपीबी नाम की कंपनी में काम करता था और वो उन्हीं के कंप्यूटर से सिटी बैंक के नेटवर्क में घुसता था। स्टीव और उसकी टीम ने रूस में कंप्यूटर चेक किए और उन्हें सबूत मिल गए। उन्होंने उस रात बहुत वोदका पीकर जश्न मनाया। लेविन को यूके की जेल में 30 महीने बिताने पड़े, फिर उसे अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी सजा कम करवाने के लिए लेविन ने एफबीआई की मदद करने की पेशकश की, जिसे मान लिया गया। पर कुछ गड़बड़ थी। लेविन को हैकिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं था। फिर उसने ये सब कैसे किया? जेल से छूटने के बाद 1998 वो सीधा चेक रिपब्लिक गया और वहां से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि क्यों, लेकिन कहा जाता है कि उसकी हत्या कर दी गई। लंदन जाने से पहले लेविन ने एक चेक कंपनी के अकाउंट में $35 लाख भेजे थे। कहा जाता है कि यह कंपनी लेविन के दोस्त की थी। कुछ लोगों का मानना है कि पैसे न मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई, तो कुछ कहते हैं कि उसके दोस्त ने उसे नई पहचान बनाने में मदद की। जो भी हो, 1998 के बाद लेविन का कोई पता नहीं चला। लेकिन 7 साल बाद रूस के एक हैकिंग फोरम पर एक पोस्ट आई। अर्कोनॉइड नाम के हैकर ने लिखा कि लेविन एक मामूली आदमी था जिसने उसके ग्रुप के एक मेंबर से ये राज खरीदे थे। उसने बताया कि असली हैकर वो और उसकी टीम थी। ये बात सही लगती है क्योंकि तब तक किसी को पूरी हैक के बारे में पता नहीं था जो इस पोस्ट में बताया गया था। अर्कोनॉइड की असली पहचान कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद लेविन था। जो भी हो, दुनिया के पहले साइबर बैंक हैकर का क्या हुआ, ये आज तक एक राज है। कई लोग उसे मारना चाहते थे, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ होगा।